और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, टूटेगा जावेद सिद्दीकी का ठिकाना। इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूर महू नाम का शहर है और महू में भारतीय सेना की बड़ी छावनी है, वॉर कॉलेज है। जैश के दूसरे आतंकियों के भी वीडियो सामने आए हैं। फोन में आतंकी ट्रेनिंग के भी वीडियोस सामने आए हैं। मुजम्मिल के फोन में 200 वीडियो मौजूद हैं। जैश की तस्वीरों के ऑडियो और वीडियो भी सामने आए हैं। जैश के दूसरे आतंकियों के भी वीडियो सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। गिरफ्तार आतंकियों के फोन से और भी कई खुलासे होने की उम्मीद अब की जा रही है। जो डेटा डिलीट किया गया है उसको भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों के फोन से पर्दाफाश हुआ है। फोन का डिलीटेड डेटा भी रिकवर कर लिया गया है। मुजम्मिल आदिल के फोन का डेटा रिकवर किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुजम्मिल के फोन में 200 वीडियो मौजूद हैं। जैश की तकरीरों के ऑडियो और वीडियो इसमें मौजूद हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इसमें और बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कुल मिलाकर के अब तक 6 बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पूरी तरह से इस दिल्ली धमाके में शामिल थे। तो क्या टेरर नेटवर्क में सबका काम फिक्स था? टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए को 4 आतंकियों की रिमांड मिली है। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल और इरफान 10 की रिमांड में रहेंगे। यानी कि 10 दिन की रिमांड जो है वो ये अब रहने वाले हैं। एनआईए की 10 दिन की रिमांड में ये रहेंगे। शोपिया के मौलवी इरफान ने ही डॉक्टर्स का नेटवर्क बनाया। दावा है कि जैश के आतंकियों के कहने पर इसी ने डॉक्टर्स को चुना था। टेरर नेटवर्क में सबका काम एक तरीके से बिल्कुल फिक्स था। सबको पता था कि उसका क्या काम है, वो क्या काम करेगा, क्या उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी जा रहा था। टेरर नेटवर्क को खड़ा करने में डॉक्टर मुजम्मिल की काफ़ी अहम भूमिका थी। तो ये पूरा का पूरा जो टेरर नेटवर्क खड़ा किया गया उसमें डॉक्टर मुजम्मिल की काफ़ी अहम भूमिका थी। जो लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद नेटवर्क में भर्ती करता था और लोगों को भरोसा देता था, भरोसा जीतकर उन्हें नेटवर्क का हिस्सा भी बनाता था। रिक्रूटमेंट के बाद अगला काम डॉक्टर शाहीन का था और उमर भी इसमें उसकी काफ़ी अहम भूमिका थी, वो भी इसमें इसका साथ देता था। तो रिक्रूटमेंट के बाद जो अगला काम था वो डॉक्टर शाहीन और उमर नबी का था, जो इस दिल्ली धमाके को जिसने अंजाम दिया, जिसने फिदाइन हमला किया, जो फट गया। डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो भी इसका मुख्य सरगना जो है वो बताया जा रहा है। तो टेरर नेटवर्क में सबका काम फिक्स इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि किसका क्या काम था, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुजम्मिल के लाए जो लोग थे उनका जो ब्रेन वॉश है वो शाहीन और उमर करते थे। तो ब्रेन वॉश करने का काम शाहीन और उमर के पास था। इसके अलावा वो लोगों को अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ते थे जहां भड़काऊ मैसेज और वीडियो के जरिए उन्हें आकर्षित किया जाता था। किसको कितने पैसे देने हैं ये भी शाहीन और उमर ही तय करते थे। पाक से हैंडलर ने शाहीन को यूपी में नेटवर्क बढ़ाने को कहा था। तो पाक जो हैंडलर्स हैं, जिन पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे, वहां से इनको ये आदेश मिल रहा था, खासतौर पर शाहीन को, कि उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार है वहां पर आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए। तो यूपी में नेटवर्क बढ़ाने को शाहीन को कहा गया था। यूपी कमांडर बनाकर डॉक्टरों का जो नेटवर्क है वो तैयार करने को कहा गया था। शाहीन ने टीम में लड़कियों को लाने का भी प्लान बनाया था। डॉक्टर आदिल ने कश्मीर में जैश के पोस्टर लगाए थे और इसी आतंकी डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिली थी। शाहीन और उमर जो कि काफ़ी अहम कड़ी हैं इस पूरी जांच की। टेरर नेटवर्क में किस तरीके से सबका काम फिक्स था वो भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाशिद को उमर के कहने पर शाहीन ने नौकरी दिलाई। उमर ने बाशिद को अपनी कार से सामान लाने का काम भी सौंपा था। टेरर नेटवर्क में और शोएब की भूमिका क्या थी, वो के लिए
घर तलाशने का काम मिला और शोएब ने अपनी साली के घर को किराए पर उमर को दिया था, यानी कि उमर को एक रूम दिया गया था। इसके अलावा सोहना से मौलवी और शिक्षक को उठाया है। शाही मस्जिद के मौलवी और शिक्षक से उमर का कनेक्शन है शोएब। तो ये जो पूरी कड़ियां हैं किस तरीके से एक दूसरे को जोड़ रही हैं और कैसे ये नेटवर्क काम कर रहा था, इससे आप अंदाजा अब आसानी से लगा सकते हैं। चाहे हम मुजम्मिल की बात करें, चाहे हम शाहीन की बात करें, इरफान की बात करें, आदिल की बात करें, जो कि मुख्य किरदार हैं इस पूरे धमाके के, इस पूरे नेटवर्क के। और एनआईए ने अब इनको अपनी रिमांड पर लिया है, क्योंकि अदालत की ओर से इन सभी को 10 दिन की रिमांड दी गई है। एनआईए को 10 दिन तक अब इनसे लगातार पूछताछ होगी, उसके बाद एक बार फिर से अदालत में इनको पेश किया जाएगा। लेकिन एनआईए ने कुल मिलाकर के 6 बड़ी गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में की हैं। दिल्ली धमाके के तार हरियाणा के फरीदाबाद से लेकर यूपी के कानपुर तक जुड़े हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नहीं आतंकी बन रहे थे, जिस पर एनआईए के बाद अब ईडी का एक्शन भी तेज हो चुका है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए की जांच की बात करें तो अब तक 250 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर केस उत्तरी दिल्ली में दर्ज हुए हैं। दिल्ली धमाके के तार हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के कानपुर तक जुड़े हैं, जिसके चलते जांच एजेंसियों ने कानपुर में डेरा डाल रखा है। यहां एनआईए की टीम दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर शाहीन के करीबियों के बैंक अकाउंट की जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि 7 साल में 40 करोड़ का लेन देन हुआ है। 6 नवंबर तक हुआ बैंक ट्रांजैक्शन। 9 बैंक से डिटेल जुटा रही एजेंसियां। एनआईए एटीएस की टीम कर रही जांच। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। साथ ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में भी पकड़े गए कई आतंकी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच आगे बढ़ने पर यूनिवर्सिटी की जांच के दायरे में आ गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की फंडिंग की भी जांच हुई थी। यूनिवर्सिटी में जांच के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी का मकान अवैध घोषित कर दिया गया। ये मकान इंदौर के महू में है। महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने अल फलाह समूह के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई उस विस्तृत जांच के बाद की गई, जिसमें ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम सबूत जुटाए। ईडी की जांच अल फलाह तक आंच। ईडी ने यह जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की 2 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने गलत और भ्रामक दावे किए। यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा किया कि उसे एनएएसी से मान्यता मिली है। यूनिवर्सिटी ने यह भी गलत जानकारी दी कि उसे यूजीसी एक्ट की धारा 12B के तहत मान्यता प्राप्त है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और शुरू से ही जावेद अहमद सिद्दीकी इसके मैनेजिंग ट्रस्टी रहे हैं। ईडी का दावा है कि यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज इसी ट्रस्ट के तहत चलते हैं और इन सब पर पूरी तरह से जावेद सिद्दीकी का कंट्रोल है। बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी की गई। ट्रस्ट में आने वाला पैसा परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। निर्माण और कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए। करोड़ों रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनाई और उसे क्लियर किया गया। कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। घर से 48 लाख रुपए नगद और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। आपको बता दें कि बीते 18 नवंबर को दिल्ली में 19 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जावेद सिद्दीकी और बाकी लोगों के घर भी शामिल थे। इस दौरान ईडी ने 48 लाख रुपए नगद, कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी की माने तो दस्तावेज और जब्त की गई राशि साफ बताते हैं कि फंड कैसे गलत तरीकों से ट्रांसफर और इस्तेमाल किया गया। काफी सबूत सामने आने के बाद जावेद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।
गया। ईडी की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट, दिल्ली खबर।